नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न ज़रूर बनेंगे। आज मैं आपको इसे कहानी की तरह समझाऊंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी कराऊंगा और जो भी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। ये पूरे भारत को देखती है। उसके नीचे आती हैं राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्यों को देखती हैं। और उसके नीचे आता है स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्थानीय स्वशासन को आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन और दूसरा शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है इसी को पंचायती राज कहते हैं और यही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन के बारे में यानी कि पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। जबकि हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो फिर स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है जो गाँवों में रह रहा हो या छोटे शहरों में रह रहा हो, उसको अगर कोई समस्या हो तो वो सीधे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास तो नहीं जा सकता ना। वो डायरेक्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं जा सकता। इसीलिए गांवों में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो उसकी समस्या है वो गांवों में ही उसकी समस्या का निपटारा किया जा सके। क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें जो लोग होते हैं वो वहीं के लोकल लोग होते हैं, उन्हीं के गांव के लोग होते हैं। इसका मेन मकसद ही यही है कि जो गांव के लोग या छोटे शहरों के लोग सरकारों को चुनते हैं वो भी शासन में और लोकतंत्र में भाग ले सकें। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी मतलब कि जनता का भाग लेना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक होता है विकेंद्रीकरण और एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब कि सारी पावर एक के पास होना, केंद्र सारी पावर एक के पास होना, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पावर है, जो शक्ति है, इसको अलग अलग स्तर पर बांट देना, अलग अलग लेवल पर बांट देना, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना। और केंद्रीकरण में क्या होता है? सारी शक्तियाँ किसी एक ही के पास होती हैं, उसे कहा जाता है केंद्रीकरण। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वो था कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो अब मैं आपको पूरा कहानी की तरह समझाऊंगा। मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं कि आखिर ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हुई। बस आपको ध्यान से सुनना है। तो लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी ताकि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सकें और उनका विकास किया जा सके। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। तो आगे हम महात्मा गांधी जी के विचार देखते हैं। तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने
ग्राम स्वराज की बात की थी। मतलब कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको भी शक्तियां प्रदान की जाएं ताकि ये भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और सरकार के साथ मिलकर देश का विकास कर सकें। तो इन्होंने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। तो महात्मा गांधी जी के विचार के बाद अब हम आते हैं संविधान सभा पर। तो आपको पता होगा जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है ये संविधान सभा ने ही किया है। मतलब कि संविधान सभा की बैठकों में ही ये विचार विमर्श किया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो संविधान सभा में ये चर्चा चल रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। याद रखिएगा, पक्ष में नहीं थे। तो क्यों नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि ये तो ठीक है कि पंचायत भारत में होनी चाहिए, पर पंचायत भारत का विकास नहीं करेगी, क्योंकि जो गांव के प्रबल और शक्तिशाली लोग होंगे वो इसके प्रमुख बन जाएंगे, पर जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके पक्ष में नहीं थे। पर अभी हमने पीछे पढ़ा कि महात्मा गांधी जी इसके घोर समर्थक थे। तो जो महात्मा गांधी जी के समर्थक थे वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे। तो बहुत देर इस पर बहस चली और अंत में यह फैसला निकाला गया कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कर दिया जाए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या है कि अगर राज्य चाहें तो पंचायत का गठन करें, अगर राज्य ना चाहें तो पंचायत का गठन ना करें। मतलब कि ये राज्यों के ऊपर सौंप दिया गया कि आप चाहो तो पंचायत का गठन कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें अभी पंचायत को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया कि हाँ हर राज्य को लागू करना ही है। ये तो बस उन्हें कह दिया गया, ऑप्शन के तौर पर दे दिया गया कि आप चाहो तो इसका गठन करो, चाहो तो ना करो। तो आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम। क्योंकि पंडित जी को पता था कि जब तक गांव का विकास नहीं किया जाएगा भारत का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर को ही क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती थी और वो ग्राम स्वराज के फेवर में थे ना, इसीलिए गांव के विकास करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रोग्राम चलाया 2 अक्टूबर 1952 को, जिसे कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पर ये सफल ना हो पाया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को दूसरा कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और ये भी सफल ना हो पाया। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांव के विकास के लिए 2 कार्यक्रम चलाए पर दोनों ही असफल रहे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता कमेटी बैठाई 1957 को, और इन्हें कहा गया कि देखिए हमने 2 कार्यक्रम चलाए गांव के विकास के लिए पर ये असफल रहे, इसके पीछे का कारण क्या है? तो बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि सर, जो आपने कार्यक्रम चलाए गांव के विकास के लिए, पर जिसके लिए आपने कार्यक्रम चलाए उन्होंने ही भाग नहीं लिया, यानी कि जनता के लिए आपने कार्यक्रम चलाए पर जनता ने ही इसमें भाग नहीं लिया, इसीलिए ये कार्यक्रम असफल रहे। यानी कि उन्होंने असफल होने का कारण बताया जन भागीदारी का अभाव, जनता का भाग न लेना, और उन्होंने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको पीछे बताया कि जो शक्तियां हैं इन्हें अलग अलग स्तर पर बांट देना चाहिए, शक्तियों को किसी एक के पास नहीं रखना चाहिए। मतलब कि पहले केंद्र सरकार ही जो कार्यक्रम चला रही थी ऊपर से चला रही थी, नीचे जनता भाग नहीं ले रही थी। इन्होंने कहा इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए, जनता के पास भी ये पावर देनी चाहिए। तो इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत के
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी B.R. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। दोनों ही याद रखिएगा। तो उसके बाद बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर मतलब कि बहुत सारे गांव का समूह, उसे ब्लॉक कहते हैं, उसमें पंचायत समिति होनी चाहिए। और तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। किसने? बलवंत राय मेहता जी ने। तो उसके बाद जब ये सुझाव पंडित जी को दिए गए तो भारत सरकार ने राज्यों को कहा कि वो पंचायती राज व्यवस्था अपनाएं। इन्होंने सिर्फ प्रेरित किया, अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, अभी भी इन्होंने ऑप्शन ही दिया कि सभी राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए। फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के ही दिन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव। कौन सा? बगदरी गांव। अगर पूछा जाए राज्य कौन सा है तो राजस्थान, जिला कौन सा है तो नागौर, और गांव पूछ लिया जाए तो वह है बगदरी गांव। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने अपनाया और इसी के 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पहला राज्य अपनाने वाला राजस्थान और दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है। पहली बार किसने अपनाया? तो राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अगली महत्वपूर्ण समिति देखते हैं, अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के जो सुझाव थे वो सही तरह लागू नहीं हो पाए, फेल रहे। उसके बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में, तो इन्होंने बैठाई अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। हमने पीछे पढ़ा कि बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरों पर, 3 लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने को कहा था। अशोक मेहता जी ने 2 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। पहला इन्होंने कहा मंडल पंचायत, जो कि ब्लॉक लेवल पर होगा, और दूसरा इन्होंने कहा जिला परिषद या जिला पंचायत, जो कि जिला स्तर पर होगा। इन्होंने जो ग्राम पंचायत था उसे ख़त्म कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 ही स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया। और इन्होंने साथ ही साथ कहा कि ग्राम न्यायालयों का भी गठन करना चाहिए, यानी कि जो गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं इनके लिए ग्राम न्यायालय का गठन करना चाहिए, वहीं पर इसका निपटारा हो सके। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो SC और ST इनको आरक्षण भी देना है, तो इनको आरक्षण देने का सुझाव भी अशोक मेहता समिति ने किया। तो 1977 के 2 सालों के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तो ये जो लागू नहीं हो पाया पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद एक अगली समिति आई GVK राव समिति 1985 में। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको कि एक समिति है, ये भी कौन सी? GVK राव समिति। उसके बाद आई LM सिंघवी समिति, ये महत्वपूर्ण है 1986 में। इस समय राजीव गांधी की सरकार है, तो इन्होंने भी एक समिति बैठाई पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो इन्होंने कहा सिंघवी समिति ने, जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में तो इसे डाला गया था, पर इसमें राज्यों को बाध्य नहीं किया गया ना, राज्यों को ऑप्शन दे दिया गया कि आपको अपनाना है तो अपनाइए, नहीं अपनाना तो ना अपनाइए। पर जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता, उन्हें बाध्य नहीं किया जाता कि आपको इसे अपनाना ही पड़ेगा, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना ही पड़ेगा, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा, गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति ने किया? तो LM
सिंघवी समिति ने किया और इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ही सुझाव दिया और इन्होंने भी ग्राम न्यायालय का गठन का सुझाव दिया और साथ ही साथ चुनाव कराने के लिए जो पंचायती राज होगा उसमें जो चुनाव होगा उसके लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया एल.एम. सिंघवी समिति ने। तो हमने देखा कि बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, एल.एम. सिंघवी ने 3 स्तरीय। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 3 स्तरीय तो कॉमन है कि 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए बलवंत राय मेहता, आपको इसका शॉर्ट में लिखना है BRM, बलवंत राय मेहता 3 वर्ड हैं तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया। दूसरा है अशोक मेहता AM, अशोक मेहता तो 2 वर्ड हैं तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया। और तीसरा है एल.एम. सिंघवी LMS, तो इन्होंने भी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 वर्ड का कौन सा है, AM, अशोक मेहता, तो अशोक मेहता ने दिया। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने अपना ये विचार दे दिया कि जब तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा। तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने एक और कमेटी बैठाई, पी.के. थुंगन समिति 1989 में, और इस समिति ने भी अपना वही विचार दिया कि जो पंचायत हैं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो फिर आखिर में राजीव गांधी जी ने बात मान ली और 1989 में राजीव गांधी जी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया कि हमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना है। फिर लोकसभा ने तो इसको पारित कर दिया क्योंकि लोकसभा में बहुमत था, पर राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया और यह विधेयक कानून नहीं बन पाया। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार चली गई। तो अब आई पी.वी. नरसिम्हा राव जी की सरकार और इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया और 22 दिसंबर 1992 को यह लोकसभा से पारित हो गया और उसके अगले ही दिन 23 दिसंबर को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया और 20 अप्रैल 1993 को, याद रखिएगा 1993, हमने पीछे बढ़ा 1992 में ही ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। दिसंबर चल ही रहा था, आखिरी था। और उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद यह कानून बन गया। अब तो राज्यों को मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है। तो 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, कानून बन गया था ना ये, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन था, जो पी.वी. नरसिम्हा राव जी द्वारा ये बिल रखा गया और ये पास हो गया और कानून बन गया। तो अब हर राज्य को यह कानून मानना पड़ेगा। अब हर राज्य बाध्य है कि उसे ये कानून मानना पड़ेगा और अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना पड़ेगा। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अब पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसे शामिल कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को यह प्रावधान जोड़ दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। मतलब कि पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दे दिया गया, जैसे कि सड़कें बनानी हैं, नालियां बनवानी हैं, पशुपालन को बढ़ावा देना है। ये 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान जोड़ दिया गया। और जो पंचायती राज व्यवस्था है जो हमने अपनाई है, ये त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जो कि बलवंत राय मेहता जी ने सुझाया था। त्रिस्तरीय ढांचा कौन कौन सा? विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला पंचायत।
और ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। यानी कि कम से कम पंचायत में 1/3 महिला इनका आरक्षण कर दिया गया। इससे ज़्यादा हो सकता है पर कम से कम 1/3 महिलाओं का आरक्षण रहेगा। और इसका जो कार्यकाल है, पंचायतों का जो कार्यकाल है, ये 5 वर्ष का निर्धारण कर दिया गया। और अगर 5 वर्षों से पहले भी पंचायत विघटित हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है, तो 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी गई कि राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना ही पड़ेगा, अगर 5 साल से पहले ही पंचायत विघटित हो जाती है तब। और पंचायत आगे यही लिखा है कि पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। और एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया पंचायतों में। आगे हम इसे अनुच्छेद में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन आया, इसके तहत कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए। तो एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान भी कर दिया गया, किसमें? पंचायतों में। और ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर राज्य विधानमंडल चाहेगी तो ओबीसी का आरक्षण वो रख भी सकती है, ओबीसी का आरक्षण कर सकती है, अगर वो चाहे तो नहीं भी कर सकती। ये निर्णय राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया। तो राज्य विधानमंडल मैंने डिटेल में बताया हुआ है ना आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने बताया हुआ है कि राज्य विधानमंडल के क्या कार्य हैं, कौन कौन से अंग हैं, सदन, मैंने विस्तार में चर्चा की हुई है इस पर, आप इसे भी देख लेना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी। और इसी के साथ हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। तो ग्राम सभा क्या होती है ये अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं पंचायती राज की संरचना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हों, उन्हें ग्राम सभा कहा जाएगा। जैसे एक गांव में वो लोग जो कि वहाँ की वोटर आईडी में शामिल हैं, मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें ग्राम सभा कहा जाएगा। और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। मान लीजिए एक गांव में जो लोग हैं जो कि 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनकी अभी मतदाता सूची में वो पंजीकृत हैं और उनकी संख्या 200 से कम है, तब दूसरे गांव को भी शामिल कर लिया जाएगा और उनके भी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन लोगों को भी एक ही ग्राम सभा का कहा जाएगा, क्योंकि 200 से अधिक संख्या का होना आवश्यक है। अगर एक गांव में 200 से कम लोग जो कि मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वो 200 से कम हैं तो वो ग्राम सभा नहीं कहलाएगी। दूसरे गांव को भी शामिल किया जाएगा और उनको मिलाकर जब इनकी संख्या 200 या से अधिक हो जाए तो उसे ग्राम सभा कहा जाएगा। याद रखिएगा, सीधी सी बात है, जब भी पूछा जाए तो एक ही लाइन याद रखिएगा कि उन लोगों का समूह जो उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें ग्राम सभा कहा जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि हमने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया ना। पहली कौन सी? ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर। दूसरी ब्लॉक लेवल पर कौन सी थी? पंचायत समिति। और जिला लेवल पर जिला पंचायत। तो पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत। आप लोग इससे वाकिफ़ तो होंगे अगर आप गांव में रहते होंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत। मान लीजिए ये पूरा गांव है और गांव को जनसंख्या के हिसाब से वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे ये वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 2, इसी प्रकार मैंने इस पूरे गांव को 5 वार्ड में बांट दिया। तो ग्राम पंचायत में एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम है कि गांव में क्या क्या करना है, कौन कौन सा विकास करना है, कहाँ पर नाली बनवानी है, कहाँ पर खड़िंजे लगवाने हैं, कहाँ पर नल लगवाना है, ये कार्यपालिका का काम है। और न्यायपालिका का काम क्या है? नाम से ही क्लियर है, न्याय करना। यानी कि अगर गांव में कोई विवाद हो गया तो उसे कैसे सुलझाना है, ये न्यायपालिका का काम है। तो कार्यपालिका में देखते हैं पहले वार्ड सदस्य। तो हर एक वार्ड से एक सदस्य जिताया जाता है, चुना जाता है। जनता भाग लेती है चुनाव में, तो हर एक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। वार्ड नंबर 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, इसी प्रकार 5 वार्ड हैं तो 5 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। और जो मुखिया होगा
यानी कि जो गांव का प्रधान होगा वो एक ही होगा पूरे गांव का, पर वार्ड सदस्य हर एक वार्ड के होंगे। तो प्रधान वार्ड सदस्य से ऊपर होता है। वार्ड सदस्य का काम क्या है? गांव के प्रधान की सहायता करना विकास में। तो न्यायपालिका में हम देखते हैं पंच। तो जिस प्रकार वार्ड सदस्य हर एक वार्ड से चुने जाते हैं, उसी प्रकार पंच भी हर एक वार्ड से चुने जाते हैं। और जो सरपंच होते हैं ये पूरे गांव के एक ही होते हैं, जिस प्रकार मुखिया यानी कि प्रधान थे। तो मान लीजिए कि किसी गांव में नाली बनवानी है, तो वहाँ के मुखिया यानी कि प्रधान बनवाएंगे नाली को। और वही नाली अगर किसी के घर के सामने से बन गई और वो झगड़ा करने लगा, तो ये मामला किसके पास जाएगा? सरपंच के पास। वो सरपंच के पास जाएगा कि भाई साहब मेरे घर के आगे से ही नाली बन गई है। तो सरपंच इसको सुलझाएंगे यानी कि न्याय करेंगे। कार्यपालिका जो मुखिया थे उनका काम क्या करना है? विकास करना है कि कहाँ पर क्या क्या बनवाना है। और सरपंच का काम क्या है? कि कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, उसे सुलझाना। ये सरपंच का काम है, याद रखिएगा। तो फिर ये वार्ड सदस्य का काम क्या होता है? तो वार्ड सदस्य का काम होता है कि वो जिस वार्ड से जीता है उसका विकास करना। मान लीजिए वार्ड नंबर 1 में 2 नल लगवाने हैं, तो गांव के लोग वार्ड सदस्य को आके कहेंगे, क्योंकि इसी को इन्होंने जिताया है। तो फिर ये वार्ड सदस्य मुखिया के पास आएगा यानी कि गांव के प्रधान के पास आएगा कि मुखिया जी हमें इस वार्ड में 1 नंबर में 2 नल लगवाने हैं, क्योंकि फंड तो चाहिए ना। तो वो मुखिया के पास आएगा। तो मुखिया जी कहेंगे कि पहले मैं देख लेता हूँ कि बाकी के वार्ड में कितने नल लगने हैं, ताकि मैं आगे रिपोर्ट पंचायत समिति के पास भेज सकूँ। तो बाद में पता चलेगा कि टोटल 12 नल लगने हैं पूरे 5 वार्ड में, मतलब कि पूरे ग्राम में कितने नल? 12 नल। तो मुखिया जी यानी कि गांव के प्रधान इसकी रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सा था? पंचायत समिति, कि हमें 12 नल लगवाने हैं इस ग्राम में। तो पंचायत समिति ऊपर जिला पंचायत के पास रिपोर्ट भेज देगी। फिर ऊपर से जिला पंचायत इसे अप्रूव कर देंगे और वो पंचायत समिति को देंगे। पंचायत समिति आगे गांव के मुखिया को दे देगी। तो गांव के मुखिया फिर जो भी फंड आया है उससे गांव में नल लगवा देंगे। मतलब इसी प्रकार या ऊपर भेजते हैं, ऊपर से इनको फंड आता है, फिर ये गांव का विकास करते हैं। और यही जो सरपंच है, कोई लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, तो उसको निपटाते हैं। हो सकता है कि आपके राज्य में जो ये कार्यपालिका का ये हम देख रहे हैं मुखिया प्रधान, आपके वहाँ इसे सरपंच कहा जाता हो, क्योंकि कई राज्यों में क्या है कि जो ये न्यायपालिका का काम है ये कार्यपालिका को ही सौंप दिया जाता है। यानी कि गांव का जो मुखिया होगा वही विवाद भी निपटाएगा, वही विकास भी करेगा, उसे सरपंच भी कह देते हैं। तो मैंने ये आपको बेसिक बताया है, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य अपने आप से इस पर कानून बना सकता है। राज्य को ये अधिकार है कि वो इस पर कानून बना सकता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका हमने देख ली। उसी के साथ कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता करते हैं। ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते। जनता द्वारा तो ऊपर ये जो मुखिया प्रधान, ये वार्ड सदस्य, ये सब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पर जो ये सरकारी अधिकारी होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, जैसे कि ग्राम सेवक और वीडियो, ये ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता करते हैं उनके कार्य में। तो ग्राम पंचायत के बाद अब हम देखते हैं पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पर होती है ना, तो इसके अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। एक उपाध्यक्ष होता है और इसमें जो कुछ सदस्य हैं इनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। और बाद में जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है इन्हीं में से ये एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं। मतलब कि ब्लॉक प्रमुख को हम सीधा नहीं चुनते, हम कुछ सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और वो अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। और याद रखिएगा कि उसी क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी कि संसद और विधानमंडल के सदस्य भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। और इसमें पंचायत समिति में कौन से सरकारी अधिकारी होते हैं? तो BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पर होती है ना पंचायत समिति, तो इसके ऑफिसर होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो पंचायत समिति के बाद देखते हैं जिला पंचायत। तो ये पंचायत समिति से भी ऊपर होती है जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। और सेम टू सेम इसमें भी हम कुछ सदस्यों का निर्वाचन करके भेजते हैं और वही सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं।
और उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया जैसे पंचायत समिति में, उसी प्रकार जिला पंचायत में भी। और जो इसके सरकारी अधिकारी होते हैं उनको CEO कहा जाता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत इसकी कुछ बेसिक संरचना देख ली कि ये किस प्रकार होते हैं। तो अब हम अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ प्रावधान 243 से लेकर 243O तक शामिल किए गए हैं, उसे ही हमें पढ़ना है। हमने इसे पीछे से पढ़ लिया, बस इसे अब अनुच्छेद में बताया गया है, इसे भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है, तो जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो शुरू में अगर कोई भी अनुच्छेद होगा तो उसमें क्या बताया जाएगा, उसकी परिभाषाएं बताई जाएंगी कि जिला किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं। इसकी परिभाषाएं अनुच्छेद 243 में बताई गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ शुरू होगी तो पहले उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी ना। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 243 में डेफिनेशंस हैं। और उसके अगला अनुच्छेद 243A, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो ग्राम सभा क्या होती है मैंने आपको पीछे बता दिया। तो पहले परिभाषाएं होगी, उसके बाद जाहिर सी बात है बताया जाएगा कि कौन से लोग भाग लेंगे। तो ग्राम सभा के बारे में बताया गया। तो ग्राम सभा के बाद अनुच्छेद 243B, इसमें बताया गया है कि पंचायतों का गठन कैसे होगा। तो गठन कैसे होगा, हमने पीछे पढ़ा कि पंचायती जो संस्थाएं हैं ये 3 स्तरों पर होगी। कौन कौन से, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। 3 स्तरीय होगी। पर याद रखिएगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर ये 2 स्तरीय ही हो सकती हैं। मतलब कि उन्हें 3 स्तरीय ये बाध्य नहीं है कि वो 3 स्तर पर रखें, वो 2 स्तरीय भी रख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा हटाया जाएगा, ग्राम पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी। जो मध्य में है ब्लॉक लेवल पर, इसे हटा दिया जाएगा। तो द्विस्तरीय हो सकती है जब जनसंख्या 20 लाख से कम हो। राज्य की बात की जा रही है, राज्य में। अनुच्छेद 243B के बाद आगे है अनुच्छेद 243C। इसमें पंचायतों की संरचना है, हमने पीछे पढ़ ही लिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा कौन सा, जिला परिषद या जिला पंचायत। तो पंचायतों की संरचना है 243C में। पहले डेफिनेशन आई, फिर कौन कौन से लोग भाग लेंगे, ग्राम सभा वाले, 18 साल से ऊपर वाले लोग। उसके बाद पंचायतों का गठन, किस प्रकार गठन होगा, उसके बाद उसकी संरचना किस प्रकार होगी। इस प्रकार आप इसको पढ़े, याद रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 243D, इसमें स्थानों का आरक्षण, मतलब कि किन किन लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देना ही पड़ेगा। और OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो OBC को आरक्षण दे सकती है और ना चाहे तो नहीं दे सकती, ये उनके ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 243E, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, पर अगर 5 वर्ष से पहले ही पंचायत का विघटन हो जाए तो राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर जो चुनाव है वो कराना अनिवार्य है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ये राज्य सरकार को सौंपा गया है। और उसके बाद है अनुच्छेद 243F, इसमें सदस्यों की योग्यता बताई गई है कि जो ये सदस्य भाग लेंगे चुनाव में, इनकी योग्यता क्या है। तो इसमें बताया गया है कि जो पंचायत का सदस्य है इसकी बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो योग्यता है इसमें संशोधन करने का अधिकार राज्यों की विधानमंडल को है। तो राज्यों के विधानमंडल, हर एक राज्यों की विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ की पंचायतों का जो है वहाँ की योग्यता का संशोधन कर सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि जो ये पंचायतों का गठन है, ये जो पूरी पंचायती राज व्यवस्था है, इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। ये राज्य सूची का विषय है, मतलब कि राज्य इन पर कानून बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243G। हमने पीछे देख लिया कि पहले परिभाषा आएगी, फिर कौन से लोग भाग लेंगे, ग्राम सभा, उसके बाद संरचना, गठन, ये सब हमने पढ़ लिया। आरक्षण, क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो पंचायत बनेगी उनकी क्या शक्तियाँ होंगी।
क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होगा, ये अनुच्छेद 243G में बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है जो टोटल 29 विषय हैं वही उनके अधिकार हैं, वही उनको काम करना है। तो उसके बाद है अनुच्छेद 243H, इसमें पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का भी अधिकार है। तो वो टैक्स भी लगा सकते हैं। जैसे कोई सड़क बनवाई है उन्होंने, तो वो लोगों से कर ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास पैसा होगा तो वो गांव के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। तो आगे है अनुच्छेद 243I, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का वर्णन है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। तो राज्य वित्त आयोग देखेगा कि कितना पैसा देना है पंचायतों को, और जो टैक्स लगा रही हैं पंचायती संस्थाएं ये कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, नहीं लगाना, ये सब जो मतलब कि पैसों से रिलेटेड है ये राज्य वित्त आयोग का काम है। तो वैसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। आय से क्या होता है? इनकम, रिलेट कर लेना आय से इनकम, तो इनकम के रिलेटेड राज्य वित्त आयोग का काम है। उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 243J, इसमें है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसके पास शक्ति है कि वो पंचायतों के लेखा जोखा देख सकती है, जांच कर सकती है। उस राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति है, लेखा जोखा देख सकती है। लेखा और जोखा, जैसे जोखा हो सकता है ना, रिलेट आप कर सकते हैं लेखा जोखा। उसके आगे है अनुच्छेद 243K, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, यानी कि जो पंचायतों का चुनाव होगा ये कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आगे है अनुच्छेद 243L, इसमें क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ये कहाँ पर लागू होंगी और कहाँ पर नहीं होंगी, ये इसे अगले अनुच्छेद में बताया गया है। तो एल से लागू होना, रिलेट कर लेना, लागू होना ना, एल से लागू होना, और एम से मना, मतलब कि कहाँ पर नहीं होगा। तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायती व्यवस्थाएं लागू नहीं होती, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और मणिपुर के भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं होती। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है, वहाँ के भी पर्वतीय क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होती। तो कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर ये पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं होती। उसके आगे है अनुच्छेद 243N, तो इसमें क्या है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, मतलब कि विधि यानी कि जो भी कानून है वो जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243O, इसमें क्या कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मान लीजिए जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो मान लीजिए किसी गांव में इस बार महिला की सीट आई होता है ना कि महिला की सीट आ जाए, आरक्षण मैंने आपको बताया कि 1/3 कम से कम महिलाओं को तो आरक्षण है ही। तो किसी गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव में इस बार महिला का आरक्षण हो, महिला की सीट हो वहाँ पर, तो कोई पुरुष जाकर न्यायालय में ये नहीं कह सकता कि मुझे भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, मैं क्यों नहीं लड़ पा रहा, क्योंकि जो ये निर्वाचन संबंधी मामले हैं इसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये अनुच्छेद 243O में कहा गया है। तो पहला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हमने पढ़ा ही कि पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कितने विषय पर उनको अधिकार है? तो 29 विषय। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3। अगला प्रश्न है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि पर नए चुनाव कराने हेतु सही हैं? तो कितने महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक हैं? तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेने आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये सबसे पहले कौन से राज्य ने अपनाई थी? तो कौन से राज्य ने? राजस्थान। अगर जिला पूछ लिया जाता तो नागौर जिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो जिला परिषद ये भी है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, पर नगर परिषद नहीं है, ये पंचायत राज संस्था का अंग नहीं है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम
राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। तो राजस्थान के बाद कौन से राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई थी? तो राजस्थान के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय जो ये व्यवस्था थी इसका अनुमोदन सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये क्या है? अशोक मेहता। तो शॉर्ट में लिख लीजिए AM अशोक मेहता। तो कितने वर्ड हैं? 2। तो इसका आंसर होगा 2। तो 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। तो अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी कि वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत लोग। तो अगला प्रश्न है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।